आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है तनकीदी मजमून। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने तनकीदी मजमून क्या होता है, किस तरह से तनकीद लिखी जाती है और उर्दू अदब के मशहूर नक्काद कौन कौन से हैं, इन हवालात से हमने मुताला किया। दूसरे हिस्से में हमने उर्दू अदब के मशहूर नक्काद एहतशाम हुसैन की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मालूमात हासिल की है। तीसरे हिस्से में हमने एहतशाम हुसैन का तनकीदी मजमून खोजी एक मुताला के बारे में मालूमात हासिल की, उसका मुताला किया। और चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम सबक से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का चौथा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। इस सबक में खोजी एक मुताला से मुतालिक सवालात दिए गए हैं, जिनके जवाबात हम हासिल करेंगे। सवाल और जवाब से पहले बच्चों कुछ नुकात यहाँ पर दिए गए हैं, गौर करने की बात दी गई है, जिसके जरिए एक बार फिर हम दोहरा लेंगे उस सब चीज़ों को जो हम सबक के तीसरे हिस्से में पढ़कर आए हैं। और खोजी क्या है, आज़ाद क्या है, और रतन नाथ सरशार ने किस तरह के किरदारों को लिखा है, कैसे लिखा है, अहम मालूमात यहाँ पर फिर से दी गई है। देखिए पहला नुकता आपके सामने है। खोजी पंडित रतन नाथ सरशार की दास्तान नुमा नावल फसाना आज़ाद का मशहूर किरदार है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। पंडित रतन नाथ सरशार ने एक नावल लिखा था, दास्तान नुमा नावल है, बड़ी लंबी दास्तान नुमा है, 4 जिल्दों में लिखा हुआ है। 4 जिल्द भी बड़ी मोटी मोटी जिल्दें हैं, मोटी मोटी किताबें हैं। 4 जिल्दों के अंदर ये नावल है और फसाना आज़ाद इसका नाम है, जो बहुत मशहूर नावल है और बहुत मकबूल भी है। दूसरा नुकता है, सैयद एहतशाम हुसैन ने खोजी के किरदार की अहमियत बताते हुए ये नतीजा अखज़ किया है कि सरशार ने एक ही किरदार के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक हिस्सा मियाँ आज़ाद की शक्ल में जाहिर होता है और दूसरा खोजी की सूरत में। ये नुकता बच्चों बड़े गौर करने लायक है आपके लिए। हम मुताला कर चुके हैं, समझ चुके हैं। सैयद एहतशाम हुसैन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि खोजी का जो किरदार है वो फसाना आज़ाद का ही दूसरा हिस्सा है। यानी एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ है आज़ाद और दूसरी तरफ है खोजी। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो कोई भी मुकम्मल नहीं होगा। आज़ाद पूरी तरह मुकम्मल किरदार है, पूरी तरह कामयाब किरदार है, लेकिन खोजी नाकामयाब होते हुए भी आज़ाद के साथ बंधा हुआ है, आज़ाद के साथ चिपका हुआ है। आज़ाद अगर शेर व शायरी करता है, नज़में पढ़ता है, तो खोजी भी उसके साथ नज़मों का मुताला करता है, अशार बताता है। आज़ाद अगर हक के ऊपर है तो खोजी भी अपनी कमियों के बावजूद बदस्तूर हक के ऊपर बना रहता है, उसके साथ बना रहता है। आज़ाद बहादुर है तो खोजी भी अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डालकर बहादुरी के कारनामे अपने दिखाने की कोशिश करता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। और ये जाहिर सी बात है, हर इंसान के 2 किरदार होते हैं। एक उसका बहादुरी का जज्बा होता है जो उसके अंदर मौजूद रहता है, दूसरा एक डरपोक किस्म का इंसान भी हर शख्स के अंदर मौजूद रहता है। 2 शख्सियत मौजूद रहती हैं, तो वो दोनों किरदार इंसान की मौजूदा शख्सियत से जुड़े हुए हैं। एक ही किरदार के 2 पहलू, एक ही तरह के 2 अंदाज, 2 शख्स नजर आते हैं, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बखूबी इस नतीजे को पहुंचे हैं। तो एक हिस्सा मियाँ आज़ाद की शक्ल में जाहिर होता है और दूसरा खोजी की सूरत में है। तो हम मान सकते हैं कि जहां हम अपने आप को ताकतवर मानते हैं, जहां हम ये मानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हमें कभी डर नहीं लगता, हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं, तो वो हमारी शख्सियत आज़ाद से मिलती है। और दूसरी शख्सियत जो हम बात करें, हमारे अंदर की डरी हुई शख्सियत है, हम डरे हुए रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे काम बिगड़ नहीं जाएं, हमें लगता है कि हमसे कोई अपना छूट नहीं जाए, हमें लगता है कि हमें कोई आके मारपीट ना कर जाए। वो दूसरा किरदार जो है खोजी का किरदार है, और दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों उस नावल को, उस फसाना आज़ाद को मुकम्मल करते हैं। अगला नुक्ता देखिए, मुसन्निफ के मुताबिक खोजी लापरवाह, मगरूर और गुस्सावर होने के बावजूद दोस्तों की मोहब्बत का दम भरने वाला, लोगों के काम आने वाला और मामलात को समझदारी से सुलझाने वाला किरदार है। खोजी का किरदार बच्चों बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था, बात बात के ऊपर तुनक मिजाजी, बात बात के ऊपर के निकाल के लाओ मेरी करोली, करोली ना हुई लाओ मेरी करोली, बात बात के अंदर बिगड़ जाता था, बात बात में गुस्सा हो जाता था।
मार खाता था, पिटता था, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। लेकिन जब दोस्तों के ऊपर जान छिड़कने की बात आती थी, दोस्तों के ऊपर कोई परेशानी आती थी, तो वो इस तरह से सामने आता था कि वही सबसे बड़ा हमदर्द हो, वही सबसे बड़ा सच्चा दोस्त बनकर जाहिर होता था। आजाद एक बार बीमार पड़ गए थे और उनकी तीमारदारी के लिए एक तबीब को बुलाया गया, हकीम साहब को बुलाया गया। मियाँ खोजी उनको गौर से देख रहे थे, उनको लगा कि हकीम नीम हकीम है, तो उन्होंने अपनी करौली का खौफ दिखाया उसे और उसको फौरन वहां से भगा दिया कि मैं करौली तेरे पेट में घोप दूंगा, तू चला जा यहां से, तुझे इलाज नहीं आता। और वो हकीम वहां से भाग गया। फिर खुद ने नुस्खे बताए और आज़ाद की तबीयत को ठीक कराया। इसके अलावा और भी कई जगह जब आज़ाद मुसीबत में फंसता है तो मियाँ खोजी ही उसको बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, उस मुसीबत से दूर निकालते हैं। इससे पहले जब वो नवाब से वाबस्ता थे तो नवाब के वफादार बने हुए थे, जैसा नवाब कहता था वैसा ही हुक्म बजा लेते थे, नवाब को खुश करने के बारे में सोचते रहते थे। तो गुस्से वाला किरदार है, तेज किरदार है, चालाक किरदार है, लेकिन दोस्तों के ऊपर जान छिड़कता है, दोस्तों के लिए बात बात के ऊपर कारोली निकालने के लिए तैयार रहता है। कारोली के माने मैंने बताए थे आपको, लंबे चाकू को, धारदार छुरी को कारोली कहा जाता है। अब वो कारोली उनको कभी नसीब ही नहीं हुई, कभी हाथ में नहीं पकड़ी, लेकिन बात बात में लाओ मेरी करोली दिखाता हूं मैं, अभी मजा चखाता हूं तुम्हें, अभी करोली होती तो मैं भोंक देता। तो वो करोली के नारे लगाते रहते हैं। हालांकि अपने दोस्तों को मोहब्बत करने वाला और दोस्तों से वफादारी करने वाला किरदार खोजी का किरदार है। मुसन्निफ के मुताबिक खोजी फसाना आजाद में दिलचस्पी पैदा करने वाला मस्खरा नहीं है, बल्कि उसका किरदार लखनऊ की जवाल पसीर मुआशरत की अलामत है। बच्चों, खोजी के किरदार को एक मस्खरा समझा जाता है, एक हंसी मजाक करने वाला हंसोड़ मुंहफट समझा जाता है, लेकिन असल में ये लखनऊ की आवाम की अलामत है। लखनऊ के अंदर जब राजा चले गए, नवाबी शाही चली गई और शाही रुतबे वगैरह सब छीन लिए गए, उसके बाद की जो जिंदगी थी वो अकड़ वाली जिंदगी रही लोगों की। बात बात के अंदर अकड़ते थे, अपने शौकों के अंदर मरे जाते थे। खाने पीने के घर में पैसे नहीं है, लेकिन बटेर का शौक पाल रहे हैं, तीतर उड़ा रहे हैं, तरह तरह के शौकों को अंजाम दे रहे हैं। और अकड़ इतनी कि दुनिया के सबसे बड़े शरीफ इंसान यही हैं। उस तरह की कौम लखनऊ की नवाबी छीनने के बाद हो गई थी, अंग्रेजों के बाद के वक्त के ऐसे हालात हो गए थे। तो वो जवाल पजेर जिंदगी बताई है कि खाने पीने के लिए घर में परेशानी हो रही है, खाने पीने के लिए रोटी मुहैया नहीं है, लेकिन उनकी अकड़ सलामत थी। वही पुराने अंदाज में अकड़ कर चलते थे कि जैसे अभी भी वो राजा हो, अभी भी वो नवाब हो, उसी तरह की अकड़ उनके अंदर लखनऊ के लोगों में उस वक्त बनी हुई थी। तो खोजी जो है उन्हीं लोगों की अलामत है, उन्हीं अंदाज के अंदर ये रहता है। हमें लगता है कि ये मस्खरा है, लेकिन ये मस्खरा नहीं है, ये सच्चाई बयान करता है। ये हर चीज को सफाई से बयान कर रहा है कि जब लड़ाई का वक्त आता है तो पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है तो सामने आ जाते हैं कि लाओ करोली और लाओ हम कितने ताकतवर हैं, हमसे कौन मुकाबला करने वाला है। और जब मुकाबला करने का वक्त आता है तो दुम दबा के भाग जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। इसी तरह के लखनऊ के लोगों के हालात थे। अफयूम खा रहे हैं, तीतर बटेर लड़ा रहे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं, कबूतरबाजी के शौक वो पाले हुए हैं। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है उनको कोई इससे मतलब नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, तालीम हासिल करना है नहीं करना है, बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है, कोई उनको किसी चीज से मतलब नहीं था। तो यही तबाही उनकी जिंदगी के ऊपर पड़ गई, यही बातें उनकी बर्बादी का सबब बनी, यही बातें उनकी तबाही का सबब बनी। और यही अलामात बनाकर इन्हीं चीजों को इस किरदार के जरिए जाहिर किया गया है। ये जो मस्खरे का किरदार नजर आता है, खोजी का किरदार नजर आता है, ये लखनऊ की उस जिंदगी के बयान कर रहा है जो नवाबी छीनने के बाद लोग गुजार रहे थे। दौलत नहीं है, लेकिन दौलतमंद और रईस बनने की वो एक्टिंग करते थे, रईस बनने की नकल वो लोग करते थे। तो उसे जवाल पजीर जिंदगी बताया गया है। सवालों की तरफ आते हैं बच्चों। पहला सवाल है आपके लिए, खोजी का हुलिया बयान कीजिए। खोजी का हुलिया बयान करना है आपको। हुलिया कैसा था, खोजी कैसा था, तो मैं आपके सामने बयान करता हूं, आपको देखना है और इसे लिख लेना है। खोजी मियां आजाद का एक बेतकल्लुफ दोस्त है। वो कोताह कद, कोताह गर्दन, मुनखीत और तंग पेशानी वाला दुबला पतला शख्स है। छोटे कद का है, बकरे की तरह लंबी दाढ़ी है, सर पर तुर्की टोपी ओढ़े रखता है, छोटी पेशानी है
और इस तरह की शक्ल है कि देखते ही उसको हंसी आ जाए, और जब खवातीन उसको देखकर हंस देती थी तो उसको लगता था कि वो मेरे ऊपर फिदा हो रही हैं, वो खुश होकर मेरे ऊपर हंस रही हैं। और कोई उससे संजीदा बात कहता था तो उसको गुस्सा आ जाता था, उसे लगता था कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। दाढ़ी उसकी बकरे की तरह लंबी और चेहरा सफाचट है। वो सर पर तुर्की टोपी पहने रखता है। वो 60 बरस की उम्र तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद खुद को जवान मर्द समझता है और अभी तक शादी का ख्वास्तगार है। 60 साल की उम्र हो गई, लेकिन अभी भी खुद को वो जवान मर्दों के बराबर समझता है। खुद को हसीन और जमील समझने की बिना पर वो तसव्वुर करता है कि दुनिया की हर हसीन और जमील औरत उसके ऊपर फरिफ्ता हो जाती है, उसके ऊपर फिदा हो जाती है। उसने कई हसीनाओं से जूतियां खाई हैं। वो खुद को ताकतवर और बहादुर समझता है, इसलिए जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े पर उतर आता है और अक्सर मार खाता है। पिटने से उसे कोई आर नहीं। उस पस्त कामत को सरशार ने मुजस्सिम शामत दिखाया गया है। पिटने से उसको कोई मतलब नहीं है, पिट जाए कुट जाए, लेकिन लड़ने के लिए तैयार रहता है। कितना भी ताकतवर शख्स हो, जाके मार खा के आएगा और उसके सामने जाकर ये चला जाता है। हालांकि मार खाने के बाद ये नारा जरूर लगाता है कि लाओ मेरी करोली से के जरिए इसको देखते हैं। खोजी खुद को हसीन और जमील यहां तक कि यूसुफ सानी तस्वुर करता है। शरारत और खबासत उसकी घुट्टी में रची गई है। शरारती भी है और खबासत के काम भी वो करता है। बात बात पर डींगे मारना और लाफजनी करना उसका काम है। वो अफ्यूनी है और अफ्यून को चीना बेगम का नाम उसने दे रखा है। अफ्यून को वो चीना बेगम कहता है और हर बात में चीना बेगम को वो याद करता रहता है। अंदरूनी तौर पर वो एहसास कमतरी का शिकार है, लेकिन बज़ाहिर एहसास बरतरी जताता रहता है। वो बात बात पर झगड़ा करने का आदी है और हर झगड़े के वक्त करौली निकालने की धमकी वो देता रहता है, और करौली कभी उसको मैसर नहीं हुई, जिंदगी में कभी नहीं मिली। खोजी की एक कमजोरी यह है कि वो पानी के नाम से खौफजदा हो जाता है। एक दफा आजाद से पानी में गोता लगाने के लिए कहता है, आजाद उसको पानी में गोता लगाने के लिए कहता है, तो वो कहता है कि यूं ही जहर की पुड़िया दे दो, गला घोंट डालो, ये दिल लगी हमें पसंद नहीं। इस तरह का खोजी का हुलिया है, खोजी का किरदार है। हुलिये के साथ है मैंने पूरा का पूरा किरदार भी आपके सामने पेश कर दिया है, जिसे आपको लिख लेना है। सवाल नंबर 2 देखिए, खोजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं। खोजी मगरूर है, घमंडी है, तुरम खान की तरह है, बात बात के अंदर झपट पड़ता है, बात बात के अंदर लड़ने झगड़ने पर उतारू रहता है। इस बात को साबित करने के लिए जो दलीलें दी गई हैं, खोजी एक अकड़ू इंसान है और एहसास बरतरी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा वल गुफरान बताता है। वो हार जाने के बाद भी अपनी हार तस्लीम नहीं करता है। खोजी अगर कोई कहता है उसको तो जो गुस्सा आ जाता है, करौली मांगने लगता है। खोजी कहते ही पूरा नाम लेने के लिए कहता है कि मेरा नाम ये है, आप मुझे इस नाम से पुकारें, और नाम बताता है वो कि मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा वल गुफरान, ये मेरा नाम है, इस नाम से पुकारा जाए। खोजी को सिर्फ अपनी ताकत पर नाज नहीं, बल्कि अपनी तरहदारी पर भी घमंड है। हर मौके पर अपनी शक्ल सूरत, अपने काट कदो कामत की तारीफ का कोई ना कोई पहलू जरूर लाता है। तो अपने कारनामों पे ही नहीं, उसको अपनी शक्ल सूरत के ऊपर भी घमंड है। उस पर भी अकड़ में रहता है कि उसके जैसा हसीन और जमील आदमी आज तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उसके जैसा खूबसूरत कोई आज तक पैदा नहीं होता। तो बात बात के अंदर वो अपनी कदो कामत की तारीफ करने लग जाता था, अपनी चेहरे मोहरे की तारीफ करने लग जाता था, अपनी ही तारीफें वो हर बात के अंदर करता था। लेकिन उसे क्या किया जाए कि लोग ना उनकी तरहदारी के कायल, ना पहलवानी के। जहां उन्होंने जिक्र छेड़ा, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, और लोग ना तो उसकी तरहदारी के कायल थे और ना ही उसकी सीरत के कायल थे। जैसे ही वो अपना जिक्र छेड़ता था, अपनी खूबसूरती बयान करता था, सभी लोग हंसने लग जाते थे, उसका हंसी उड़ाने लग जाते थे। अब खोजी उछलते हैं, कूदते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, करौली को याद करते हैं, लेकिन लोग हैं कि हंसते ही चले जा रहे हैं। तो ये वो दलीलें हैं जिसके जरिए पता चलता है कि खोजी एक अकड़ू इंसान था, एक घमंडी इंसान था। उसको अपने चेहरे पे भी घमंड था, उसको अपनी चाल और कदो कामत के ऊपर भी घमंड था, उसको अपने अंदाज के ऊपर भी घमंड था, और उसको अपनी सीरत के ऊपर भी घमंड था, हर चीज पे। हालांकि वो कमतर था, किसी भी मानों में आगे नहीं था, लेकिन वो अपने आप को कभी भी कमतर नहीं मानता था, हमेशा बरतरी मानता था, अपने बरतरी के बयान वो करता था। तीसरा सवाल देखिए,
खोजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ की क्या राय है? खोजी की वफादारी के बारे में मुसन्निफ क्या कहते हैं? तो बच्चों, खोजी इस सबक के अंदर दो जगह रहे हैं। पहले वो नवाब साहब की निस्बत में थे, नवाब साहब के साथ रहते थे, उनकी सोहबत में थे, तो नवाब साहब के लिए वफादार थे। जब आज़ाद साहब के पास आ गए तो वो मियाँ आज़ाद के लिए भी उतने ही वफादार थे, पूरी ईमानदारी के साथ साथ निभाया और जहां मौका पड़ा अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहे, जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहे। तो ये मस्खरा किरदार है, घमंडू है, अकड़ू है, लेकिन दोस्तों के ऊपर ये जान छिड़कने वाला किरदार है, दोस्तों को किसी भी तरह की आंच नहीं आने देता। खोजी एक नफ्सियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खुलूस पाया जाता है। वो जवाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का खास किरदार है जिसमें जज्बा वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनके नमकखार होने की हैसियत से उनका दम बढ़ता था, और जब वो आज़ाद के साथ हुआ तो फिर वो उनके लिए अपनी जान को मुसीबत में डालने के लिए भी आमादा नजर आता था। तो वफादार किरदार है और अपनी वफादारी के लिए चाहे वो जान भी उसको देनी पड़े तो अपनी जान को भी वो मुसीबत में डाल देता था। और वफादारी जो उसका मुसाहिब है, जो उसका मालिक है, जिसकी सोहबत में है, उसके लिए इसकी वफादारी थी। जब ये नवाब साहब की सोहबत में था और आज़ाद साहब से मुलाकात हुई थी तो आज़ाद साहब को ये चोर उचक्का समझता था, ये उठाई गिरा समझता था और कोई तवज्जो इसने नहीं दी थी। लेकिन जब आज़ाद साहब के पास आ गया और इनके साथ ही कुछ रहा तो बड़ा वफादारी वाला इसने सलूक किया। बीमार पड़ जाते थे तो तीमारदारी करता था, कहीं कोई मुसीबत आती थी तो खुद आगे बढ़कर उस मुसीबत को दूर करने के लिए वो अपनी जान लगा दिया करता था। वफादार किरदार इसको हम कहेंगे। सवाल नंबर 4 है, खोजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है? मुताबिकत यानी एक जैसी, क्या उनके अंदर एक जैसी चीजें आपको नजर आती हैं? तो बच्चों देखिए, आज़ाद आलिम फाजिल है तो खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता है। वो आज़ाद के साथ फैजी की गज़लों के अशार पढ़ता है। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खोजी भी अपनी बुज़दिली को अपनी कमियों के पर्दे में छुपाने की कोशिश करता है, कोशिश में मसरूफ़ है। तो बहादुर भी है दोनों गज़लों के नज़मों के भी शौकीन हैं और दोनों जो हैं अपनी आलमियत का इजहार करते हैं, अपने आप को आलिम बताते हैं कि हम दोनों आलिम हैं। दोनों आशिक मिजाज भी हैं, ज़राफ़त और बज़ला संजी भी दोनों जगह मिलती है। खोजी मिट्टी मशरिकी तहजीब का दिलदादा है जबकि आज़ाद मगरिबी तहजीब के पैरोकार हैं। ये चंद मिसालें दोनों में मुताबिकत पैदा करती हैं। खोजी मशरिकी तहजीब की नुमाइंदगी करता है, जो डूब रही तहजीब, ज़वाल पजीर तहजीब है, उसकी ये नुमाइंदगी कर रहा है। और फसाना आज़ाद के अंदर जो आज़ाद है ये मगरिबी किरदार की, मगरिबी मुआशरे की निशानदेही कर रहा है और उसके कमियों को, उसकी बेशियों को सामने लेकर आ रहा है। तो इस तरह से कई बातें हैं जो इन दोनों के अंदर मुताबिकत साबित करती हैं। आगे आते हैं हम यहाँ पर अमली का अमल की तरफ। अपने उस्ताद की मदद से फसाना आज़ाद का वो हिस्सा पढ़ें जिसमें सरशार ने खोजी का तारुफ कराया है। सरशार ने, रतननाथ सरशार ने। यहाँ हमें जो नावल का हिस्सा है उसका मुताला करना है बच्चों। अगर यहाँ पूछा जाता कि वो हिस्सा पढ़ें कि जिसमें एहतशाम हुसैन ने खोजी का तारुफ कराया है, तब हमारी किताब के अंदर है, हम वहाँ से मुताला कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नावल के हिस्से का मुताला करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कब मुलाकात हुई थी इनकी आपस में, कहाँ सरशार ने इसका सामना कराया है। बच्चों, आज़ाद नवाब साहब के बटेर को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, एक सांडनी उनकी लेके चला गया था ये। और नवाब साहब जब काफ़ी दिन हो गए नहीं आया आज़ाद, तो नवाब साहब ने खोजी को इसके पीछे लगा दिया कि जाकर आज़ाद को ढूंढ कर लेकर आए और उसको गिरफ्तार करें कि वो ना तो बटेर लेकर आया वापस और ना ही सांडनी लेकर आया, हमें नुकसान हो रहा है, हम परेशान हैं। तो ये आज़ाद के पीछे आया था। आज़ाद भटकते भटकते जंगलों से चलते चलते एक कूचे की तरफ पहुंचा। देखिए आप, आज़ाद को अपने सफर के दौरान एक कुंज नजर आया जहां दरख्तों पर झूला डालकर कुछ कमसिन लड़कियां गाना गुनगुना रही थीं। रास्ते में चलते चलते वो बटेर को ढूंढ रहा था, नवाब साहब से मजाक में निकल गया था वो सांडनी लेकर, और रास्ते में ऐसी जगह मिली उसको जहां एक बाग था और उस बगीचे में झूले पड़े हुए थे और उस पर कमसिन उम्र की लड़कियां झूला झूल रही थी और अपनी सुरीली आवाज में, मीठी आवाज के अंदर गाने गुनगुना रही थी। आज़ाद वहां रुक गए
और वो भी धीरे धीरे उनके साथ कुछ गाना गुनगुनाने लगे। अब जब आज़ाद ने वो देखा उनका थके हुए थे, आप भी उस कुंज के अंदर चले गए और दरख्त के नीचे बैठ गए। दरख्त के नीचे बैठकर आप उन लड़कियों को देख रहे हैं और देखने के बाद उनके गाने से इतना मुतासिर हुए कि आप भी धीरे धीरे अपने गाने गुनगुनाने लगे, उन लड़कियों के साथ गाना गाने लग गए। उनके गाने और गुनगुनाने पर वो कमसिन लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। अब वो लड़कियां वहां पर हैं, अपनी बहन की तरह उन लड़कियों को देख रहे थे, बहन की याद आ रही थी उन लड़कियों को देखकर। तो जब लड़कियों ने आज़ाद का गाना सुना, जो दरख्त के नीचे आराम करते हुए गा रहे हैं, ठंडी साया के अंदर बैठे हुए गाना गा रहे हैं, तो लड़कियां हंसने लग गईं, खिलखिलाने लग गईं। इतने में मियां आज़ाद ने क्या देखते हैं कि एक मुजस्सम शामत, अब आप देखिए जो नावल में लिखा है उसी अंदाज में यहां पर है कि इतने में मियां आज़ाद देखते हैं, मियां आज़ाद ने देखा कि एक मुजस्सम शामत, पिस्ता कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, शरारत और खबासत की निशानी, खड़ा दूर ही से झूलों पर निगाहें बद डाल रहा है। तब उन्होंने देखा तो उनको वो खोजी नजर आ गया और खोजी की तारीफ देखो किस अंदाज में की है। वो कहते हैं मुजस्सम शामत, पिस्ता कामत, कोताह गर्दन और तंग पेशानी, शरारत और खबासत की निशानी, दूर से ही खड़ा हुआ निगाहें बद उन लड़कियों के ऊपर डाल रहा है। जब उन्होंने कई बार ये कैफियत देखी तो उनसे रहा ना गया। अब वो देख रहा है, आज़ाद ने देख लिया कि कोई छुपकर देख रहा है, आज़ाद से बर्दाश्त नहीं हुआ। आओ देखा ना ताओ, एक चपत जन्नाटे से जमा ही तो टपक खाते ही वो झल्ला उठा और गालियां देकर कहने लगा। अब उसके पीछे जाया, पीछे जाकर चुपचाप दरख्त के पीछे से और कान के पीछे एक चपत लगा दी जोर से। किसी को नहीं देखा, पता नहीं, देखा भी नहीं कौन है या कौन नहीं है। उसके जब चपत लगा दी तो वो जो चपत जिसने खाई है, खोजी ने, वो झल्ला उठा। आप जानते हो कि गुस्से वाला किरदार है, गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हो गया तो चिल्लाने लगा और कहने लगा, क्या कहता है, ना हुई विलायती इसी वक्त पास, वरना भट्टा सा सर उड़ा देता। ना हुई विलायती, मेरी विलायती पास नहीं है लेकिन अभी भुट्टा सा सर उड़ा देता। और जो कहीं जवान होता तो इस वक्त खोदकर दफन कर देता। और जो कहीं भूखा होता तो कच्चा ही खा जाता। और जो कहीं नशा की छांच होती तो घोल कर पी जाता। नशे की जब बात आई तो मियां आज़ाद ने देखा कि नशे की बात कौन कर रहा है। उन्होंने चेहरा देखा कि भाई कौन है। मियां आज़ाद ने नशे का जो नाम सुना तो चौंके, गौर करके देखा तो सन्न से जान निकल गई, ये मियां खोजी थे। इस तरह से मियां खोजी उनके सामने आए थे। इस तरह से सरशार ने अपने नावल फसाना आज़ाद में खोजी के किरदार का हमसे तारुफ कराया है। हमें खोजी के किरदार की खुसूसियात इस इक़्तिबास में ही मिल जाती है। यही हमें पता चल जाता है कितना मज़ाहिया किरदार है, कितना मस्खरा किरदार है और कितना गुस्सेल ये किरदार आगे आने वाला है। शुरू में ये इस तरह से आता है कि बहुत मामूली किरदार हमें नज़र आता है और मामूली ही हम इस किरदार को मानते हैं, लेकिन आगे चलकर ये पूरे के पूरे नावल के ऊपर छा जाता है। हर कहानी के ऊपर इसी का असर रहता है, अपने सारे के सारे असर को छोड़ता हुआ नावल को पूरा करता है। तो इस तरह से सरशार ने अपने किरदार खोजी का हमसे तारुफ कराया है। बहुत खूबसूरत किरदार है, गुस्सेल किरदार है और आप इसके गुस्से की कैफियत भी देख चुके हैं कि कितना गुस्सा इस किरदार को आता है, खोजी को आता है। बात बात के अंदर अपनी करोली और मारपीट की धमकियां ये किरदार देता है। इस अमली काम को आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है, लिख लेना है और कोशिश करनी है कि कुतुब खाने से आपको ये नावल मिल जाता है तो इस नावल का आपको मुताला करना है। बहुत उम्दा नावल है और उर्दू अदब के अंदर बड़ी अहमियत रखता है, बड़ी हैसियत रखता है। यहाँ पर बच्चों सबक का चौथा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। ये सबक भी यहाँ पर पूरा हो गया है। अगले वीडियो के अंदर मैं एक नए सबक के साथ आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।